नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। एक बार फिर आज तेलंगाना की राजनीति की चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर बीजेपी के युवा और जुझारू नेता रविकांत प्रदीप जी मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे। रविकांत जी बीजेपी प्रदेश में पार्टी के पदाधिकारी हैं, साथ ही नलगोंडा जिला पदाधिकारी भी है, जिला के इंचार्ज हैं। साथ ही मुशीराबाद लोक जो विधानसभा सीट है वहां उन्होंने काफी कुछ काम किया है। तो सीधे तौर पर हम प्रदीप जी से मुखातिब होते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल ये कि बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी कि नहीं तेलंगाना में? इस बार डेफिनेटली तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का सरकार हम डेफिनेटली बनाने वाले हैं, जरूर बनाएंगे। क्योंकि हमको जो प्रजा से हमको जो उनका जितना भी ये राष्ट्र जो गवर्नमेंट या फेलियर गवर्नमेंट हो गया, जो मुद्दे हैं वो जो उन लोग जो प्रॉमिसेस करके आज पब्लिक को जैसा उन लोग ये करे, हमको एक एक मुद्दे पे हम जो लड़ रहे हैं जी, उनका साथ ही, तो आज हमको प्रजा हमको बहुत अच्छा आदर कर रहा है। डेफिनेटली जी, नेक्स्ट इलेक्शन में हम डेफिनेटली जीतेंगे। प्रदीप जी, ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में जिस तरह से शिकस्त मिली बीजेपी को, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत सीरियसली ले रही है। खासकर तेलंगाना में भी अब चूंकि कांग्रेस के पीछे रही है पिछले चुनाव के नतीजे के हिसाब से, तो बीजेपी कहीं भी नहीं चाहती कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए, भले बीआरएस आ जाए। ऐसा मानना है कांग्रेस वालों का, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरा एक कहानी है। ये जो है ये करके एक कहानी बना के एक मोहल्ला एक प्रजा को एक गलत इसमें ले जा रहे हैं। क्योंकि आज तेलंगाना का जितना प्रजा है हमारे साथ है। हम जो मुद्दे में लड़ रहे हैं हमको साथ दे रहे हैं। एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है ना तेलंगाना में, जो प्रजा के पक्ष में है, प्रजा के इसमें लड़ रहे। डेफिनेटली इस बार हमको हमारे साथ ही है, हम लोग लड़ने वाले और हम जीत रहे भी। कांग्रेस पार्टी कई इंडिकेशंस भी देती है, जैसे कि कविता के खिलाफ जो चार्जेस लगे थे उस पर जांच रुक गई, और कविता की मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से, केटीआर की मुलाकात राजनाथ सिंह से, इस तरह के इंडिकेशंस देकर के लोगों को बता रहे कि बीजेपी और बीआरएस का कहीं ना कहीं अंदर खाने समझौता है। तो क्या चूंकि पार्टी के पदाधिकारी भी है, आपको ऐसा लगता है इस तरह की कोई बात है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में चलता है। कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट को चलाता है। जैसा सोनिया जी, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री जी थे, जब सोनिया जी चलाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी वैसा पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा अलग है, गवर्नमेंट ही अलग है। गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट ही करेगा, पार्टी का काम पार्टी करेगा। पार्टी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है। बिल्कुल सर, आज से वर्षाकालीन सत्र शुरू हुआ तेलंगाना विधानसभा का, और महज 3 दिन का ये सत्र सेशन चल रहा है। तो इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से विरोध हुआ, कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ कि सरकार बचने की कोशिश कर रही है सवालों से, इसलिए बहुत कट शॉर्ट किया गया सेशन को। क्या कहेंगे आप? वही है, इसको फेस करने के लिए नहीं, अगर टाइम देने से कई मुद्दे आएंगे। कई हमारे एमएलए, जितना एमएलए हमारा एक एमएलए बराबर है उसका 100 एमएलए उसको जी, हमारा सवाल को उनको ये करने के लिए उसके पास जवाब नहीं है। हम जो प्रजा के पक्ष में हैं, एक एक इश्यूज में हम जो लड़ रहे हैं, हमको लड़ने के, हमको बात करने के ये भी नहीं दे रहे, एंट्री भी नहीं कर रहे। इसलिए वो डर के आज जो भी असेंबली सेशन है उसको कम किया गया। अगर उनको टाइम देने से हम बात करेंगे, हम लड़ेंगे। वो पूरा लड़ने से क्या पब्लिक को पता चलता है, इन लोग भारतीय जनता पार्टी हमारा पक्ष में है, इसलिए हमारा आवाज को दबा दे रहे। जी, मुख्यमंत्री केसीआर ने हाल के दिनों में हजारों करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। मेट्रो बनाएंगे, इसके अलावा आरटीसी एम्प्लॉयज़ को रेगुलराइज करने को लेकर के, और इसको लेकर के जिस तरीके की कवायद चल रही है उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, 9 साल में अभी तक इनको आरटीसी एम्प्लॉय याद नहीं आया, कोई याद नहीं आया। आज इलेक्शन आया बोल के इन लोगों को याद आ रहा। हम स्वागत करेंगे। अगर आम जनता को वहाँ फायदा हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट अप्रिशिएट करेंगे जी। पर आप वोटों के लिए मत देखो, वोटों के लिए
आदमियों को आप यूटिलाइज मत करो। लास्ट टाइम आप ऐसी करें, बहुत प्रॉमिसेस करें, एक प्रॉमिस भी आप ये नहीं करें। इसीलिए आज पूरा यावत तेलंगाना के प्रजा जितने भी हैं आपके विपक्ष में, आपको ज़बरदस्ती इस बार आपको हराना ही हराना है। आपको हराएंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आए इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। प्रदीप जी, जो मुख्यमंत्री केसीआर हैं बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र की तरफ से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर के, और जनता भी कहीं कंफ्यूज रहती है। हाल के दिनों में किशन रेड्डी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया कि आउटर रिंग रोड के चारों तरफ वो रेल ट्रैक बिछाएंगे और वहां पर एमएमटीएस चलवाएंगे या रेलवे ट्रैक चलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा हुई कि नहीं मेट्रो बनाएंगे। तो अब आम जनता सोच रही है मेट्रो बनेगा या एमएमटीएस आएगा, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखिए, अभी आउटर ये त्रिपुलार जो आता है, एक केंद्र के सोच को अपन स्वागत करना है। अगर यहाँ आउटर रिंग रोड से में कमी की बात सामने आ रही है ना। हाँ, क्योंकि वो नाम हमको आएंगे ना, केंद्र भाजपा को आएंगे, क्योंकि केंद्र मोदी जी को आएंगे जी। इनका मुद्दा है, इनका मेरा या ना। हर इसमें हर स्कीम में केंद्र से है। तो अगर केंद्र नहीं तो आज तुम यहाँ राष्ट्र प्रभुत्व जितने भी हैं यहाँ पे आप एक सरपंच का तनख्वाह नहीं दे सक रहे। जो भी होता है केंद्र का जो फंड से हो रहा है, हर डेवलपमेंट भी आप हमारा नाम ही नहीं लेते। अब देखिए, आयुष्मान भारत दिया प्रधानमंत्री जी ने, आप क्या इम्प्लीमेंट करें? आप रोक दिए, अब ये कर रहे। वो कितना अच्छा है जनता के लिए। 5 लाख रुपए उसको एक दवाखाना को जाने के लिए गए, एक मरीज के लिए कितना अच्छा ये होता। आप एक नहीं करे, क्यों? नाम आता। रेशन कार्ड हमारा है, आप फोटो नहीं देते, आपका फोटो डालते। गरीब के लिए चावल दे रहे, 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन बोले, आप 1 रुपए कंट्रीब्यूशन भी आपका स्टेट गवर्नमेंट से नहीं दे रहे। पूरा मुफ्त में आज मोदी जी पूरा ये करके गरीब को राइस 30 राइस भी दे रहे। आप ऐसा देंगे तो बहुत है, बहुत कुछ है। आप कहाँ हमारे को ये नहीं कर रहे, हमारा दबा दे रहे पूरा। प्रदीप जी, नलगोंडा बहुत अहम जिला है, बहुत बड़ा जिला है और ग्रास रूट लेवल पर आप काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। ग्रास रूट लेवल पर अभी क्या स्थिति है कार्यकर्ताओं में उत्साह को लेकर के बीजेपी की पार्टी में? डेफिनेटली ये हर नलगोंडा में, हर असेंबली में, हर कोने में, हर गांव में हमारे कार्यकर्तागण इतना उत्साह से है। कार्यकर्ता साथी साथी जहाँ का प्रजा, नलगोंडा के प्रजा भी हमारा पक्ष में है, क्योंकि हम वहाँ एक मुद्दा लेके हम लड़ रहे गवर्नमेंट से। आप जितने भी वहाँ पे प्रॉमिसेस करें, एक प्रॉमिस भी आप पूरी नहीं करें। डबल बेडरूम बोले, एक सिंगल बेडरूम तक आप अलाट नहीं करें। घर को एक एम्प्लॉयमेंट बोला, एम्प्लॉयमेंट कहाँ दिया? आपका घर को लिया, कुछ भी नहीं करा तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए नलगोंडा के प्रजा इस बार डेफिनेटली आपको सबक सिखाने का है, सिखाएंगे। प्रदीप जी, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जाहिर तौर पर पार्टी अपनी तरफ से आपको आगे लाने की कोशिश करेगी। इस बार चुनाव है, किस सीट से लड़ेंगे आप चुनाव? हमारा भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है जी। यहाँ पे जो सीनियर्स है, सीनियर नेतागण जाए, एक बैठक करके एक कमेटी बनेगा। कमेटी में जो उनको डिसाइड करेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी कमेटी मेरे को अगर डिसाइड करके आप यहाँ से टायर ना वाल, तो मैं डेफिनेटली पार्टी का आदेश को मानूंगा और डेफिनेटली मैं लड़ूंगा। जी। मुशीराबाद सीट से आपने काफ़ी मेहनत की है, वहाँ पर आपको आपकी बड़ी पहचान भी है और माना जा रहा है कि संभव है पार्टी आपको मुशीराबाद से खड़ा करे टिकट के लिए। तो इस सीट पर क्या समस्याएं हैं? 30% मुस्लिम और बीसी हैं और बहुत तरह की बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट वहाँ पर हैं, टफ फाइट होता है। तो स्थिति मुशीराबाद को लेकर के क्या बताएंगे आप? और बोले सर का अगर पार्टी डिसीजन करके मेरे को या मुशीराबाद से कॉन्टेस्ट करने के लिए अगर आदेश दिए तो मैं डेफिनेटली मुशीराबाद से कॉन्टेस्ट करूँगा। और हर इश्यूज़ पे मतभेद नहीं, मैं कंपलसरी मेरा यहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेफिनेटली हर में मैं डेवलपमेंट में काम करने के लिए मैं प्रयास करूँगा।
बीजेपी के दिग्गज नेता रह चुके बंडारू दत्तात्रेय जी, जो कि अभी राज्यपाल हैं, उनके आप करीबी पारिवारिक रिश्ते में हैं और जाहिर तौर पर उनकी जो सुपुत्री है विजय लक्ष्मी, वो उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं और वो भी मुशीराबाद सीट से ही प्रयास कर रही हैं या करेंगी। और इसके अलावा लक्ष्मण हों, जो जयसुधा एक्ट्रेस हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं कि मुशीराबाद से उनको लड़वाया जाए। ये सारी बातें चल रही हैं जो राजनीतिक गलियारे में। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि टिकट हासिल कर पाना बड़ी दिक्कत वाली बात होगी मुशीराबाद से? देखिए, फिर मैं बोला, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलते हुए पार्टी है, एक सिद्धांत से चलता है। पार्टी डिसीजन लेके कोई भी हो, ये आदमी ये असेंबली से कांटेस्ट करना है, ये आदमी यहाँ ठीक है, तो बाकी के पूरे भी हम पूरा मिलके ये सीट को हम डेफिनेटली जिताएंगे, जिता लेंगे। जी। किसी को भी दो, पर डिसीजन इज अल्टीमेट, पार्टी डिसाइड करेगा। पार्टी डिसीजन डेफिनेटली विल ओबे, उसको मान के हम जैसा वो सीट जिताना हमारा कर्तव्य है कि वो सीट हासिल करना डेफिनेटली हम करेंगे। सर, आमतौर पर जनता कयास लगाती है कि बीजेपी सत्ता में आई कि तो मुख्यमंत्री कौन होंगे। हालांकि आपकी एक रवायत रही है कि जीतने के बाद सब विधायक दल की बैठक होती है, नेता चुनते हैं, लेकिन एक फिगर के तौर पर देखा जाए तो किशन रेड्डी हुए, लक्ष्मण साहब हुए और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आप अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लक्ष्मण चुनाव नहीं लड़ेंगे, किशन रेड्डी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक इंप्रेशन जनता में जाता है कि कहीं बीजेपी ऐसा तो नहीं मान रही है कि इस बार सत्ता में तो आना ही नहीं है, इसलिए बड़े नेता विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर नेता जो भी बोलेंगे, जिसको भी ठहरना है, कांटेस्ट करना है, कोई भी हो, कोई भी बड़ा नेता हो, डेफिनेटली हमारा पार्टी में सिस्टम है, पूरा छोटा कार्यकर्ता ले से बड़ा नेता तक वो पार्टी का पालन डेफिनेटली करेंगे। जो भी है करना, उन्हें ठहरना है, कांटेस्ट करना है तो कांटेस्ट डेफिनेटली करेंगे, वैसा कोई है नहीं। मुख्यमंत्री का इसमें हमारा पार्टी में आज तक वो रिवाज नहीं जी। हम पूरा कार्यकर्ता, एक मामूली से कार्यकर्ता आज हमारा राष्ट्र के अध्यक्ष बने थे, अभी एमपी है, अभी हमारा बंडी संजय जी आज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने, मामूली से कार्यकर्ता से। भारतीय जनता पार्टी में ये रिवाज है, कार्यकर्ता को पहले पहचानते, कार्यकर्ता को ये करते। तो इसीलिए हर आदमी, हर पार्टी के व्यक्ति की ये यहाँ पे बराबर से चलता है। जो पार्टी डिसीजन होता है अग्रनेता, वही डिसीजन पे हम चलेंगे। तो प्रदीप जी से हम चर्चा कर रहे थे, एक बार फिर से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोर इश्यूज हैं, जो खास मुद्दे हैं इस बार बीजेपी जिसको लेकर के जनता के बीच जाएगी, वो क्या है सर? अभी देखिए, आज जो यहाँ का स्टेट के गवर्नमेंट, बीआरएस गवर्नमेंट जो प्रॉमिसेस करे जी, सत्ता में आने के लिए, जैसा एक मुद्दा है डबल बेडरूम देंगे, कहाँ दिए? एक बेडरूम बताइए आप कहाँ दिए? हमारा आज राष्ट्र के अध्यक्ष हमारा किशन रेड्डी जी, केंद्र मंत्री जी, आज एक वहाँ जाके देखने के लिए जा रहे तो आप पूरा पुलिस से हमको अरेस्ट करा दिए। उतना स्वेच्छा नहीं क्या हमको? एक केंद्र मंत्री है, एक केंद्र मंत्री को भी देखने का मौका नहीं दे रहे आप। देखने से क्या पब्लिक को पता चल जाएगा, इसलिए आपको डर के हमको अरेस्ट कर रहे हैं आप लोग। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आएंगे और गरीब को घर देंगे, ये हमारा ये है। और एम्प्लॉयमेंट का आप बोले सत्ता में आने के लिए बहुत वाग्दान करे, आप बोले घर एक घर को एक जॉब दूंगा, कहाँ दिए? तुम्हारा घर को दिए, 4 एम्प्लॉयमेंट करे, आपका बेटी को दिए, बेटा को दिए, दामाद को दिए, नेव्यू को दिए, और कल हमारा पोता को भी देंगे, वो भी रेडी है, उसको भी देने वाले हैं आप। कहाँ पब्लिक को कहाँ दिया आप? एक एम्प्लॉयमेंट बताइए। डेफिनेटली इस बार भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे पे हमें डेफिनेटली लड़ेंगे, हम आपको इस बार सत्ता में नहीं देंगे। पब्लिक भी, प्रजा जितने भी थे यहाँ तेलंगाना के प्रजा हमारे साथ है। हम जो मुद्दे में लड़ रहे डेफिनेटली उस पर हम जो बात करते, भारतीय जनता पार्टी वो बात को टिकते हैं, इसलिए पब्लिक हमको आदर करे, हमको आह्वान कर रहे हैं।
हमको आशीर्वाद दे रहे, इसलिए इतने बड़े बाई इलेक्शनों में भी भारतीय जनता पार्टी जीता है। डेफिनेटली आगे जो अभी नेक्स्ट इसमें इलेक्शन है या स्टेट का, डेफिनेटली बीजेपी सरकार बनेगा, वो डेफिनेटली होगा। तो प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि परिवारवाद एक तरह से बड़ा अहम मुद्दा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केटीआर बहुत ही काबिल आदमी हैं, कई बार विदेश दौरे करते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट लाते हैं हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, या फिर कविता बड़ी जुझारू नेता हैं, तो इस पर क्या कहेंगे उन दोनों पर? एक मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, आप एक बार बताइए यहाँ का तेलंगाना में डेवलपमेंट कहाँ बन रहा है? ये जो राज्य सरकार कहाँ ये कर रहा है? आज जितना भी इन्वेस्टर्स आ रहे हर इसमें, यहाँ चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटक, किधर, ये पूरा मोदी जी का इससे देख के ये इन्वेस्टर्स आ रहे कि यहाँ पे सेफ है। मोदी जी जो डेवलप कर रहे हैं देश के लिए, उसके ऊपर प्रसन्न हुए हैं इन्वेस्टर, ये इसमें आ रहे हैं। आप कहाँ है? आप उसका फायदा उठा रहे, हमारा आपका कुछ ये नहीं। प्रदीप जी, जो कर्नाटक में इलेक्शन लड़ा गया उसमें हिंदुत्व एक बड़ा इफेक्टिव मुद्दा रहा था और बहुत प्रभावी तरीके से आपने उसको कहीं न कहीं इस्तेमाल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वहां सफलता नहीं मिल सकी। तो तेलंगाना में ये प्रयोग इस बार नहीं किया जा रहा है। कई बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुत्व कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा यहाँ पर, जैसे आम लोग रहते हैं सब लोग रहते हैं। आपकी राय में क्या स्थिति है हिंदुत्व मुद्दे को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व भी है और उससे ये करके जो भी है हम प्रजा सेवा में लगे हुए हैं, भले वो किसी कौम के हों, कोई भी हो, कोई मजहबी को, चाहे ईसाई मुस्लिम कोई भी हो जी। भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली आम आदमी के लिए काम करने का पार्टी है। बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, हम करते रहेंगे। पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3% वोट मिला था, वो आपसे पीछे थे, और लेकिन फिर भी ओवैसी की पार्टी कहीं न कहीं बिहार में भी जाके चुनाव लड़ते हैं, वो उत्तर प्रदेश में जाते हैं और एक नेशनल हीरो के तौर पर होते हैं। जब भी मुसलमानों की राय की बात आती है तो ओवैसी साहब की पूछ होती है। उन पर खासकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? आप देखिए, लास्ट टाइम अगर वोट का ये कर लिए तो हमारा ओल्ड सिटी का यहाँ तक ये करे कंप्लीट ओवैसी का अंडर में है जी। वो अंडर में इन द सेंस वो वहाँ का जितना भी मुसलमान भाई लोग हैं उन लोगों को एक खौफ में लगा दिया उन्होंने, ताकि उसको अवेयरनेस नहीं ये नहीं कर रहे, वो कैसा ये करना, उसको पढ़ाई में कुछ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डेवलपमेंट देख के मुसलमान भाई लोग, आप गुजरात में देखिए कितना परसेंट है, क्यों एक ही हो गया, आप जितना इंटरव्यूज देखे हर स्टेट में, बिहार में देखो, उत्तर प्रदेश में देखिए। आज ट्रिपल तलाक लाने के बाद जितना बहन लोग है, हमारा मुसलमान बहन लोग पूरा एक ही इसमें आके भारतीय जनता पार्टी को वोट करके जिताए। डेफिनेटली ये नेक्स्ट इलेक्शन में हैदराबाद में ये भी ये रिपीट होने वाला है। जितने एजुकेटेड हो मुसलमान भाइयों में एक परिवर्तन आया है। अभी मालूम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, मोदी जी क्या है। देश आज इतना डेवलपमेंट इसमें वर्ल्ड में नंबर 1 इसमें जा रहा है, तो अपन भी साथ में रहना है डेफिनेटली, और डेवलपमेंट का इसमें हम भी हिस्सा बनेंगे बोल के इस बार हमारे साथ में आएंगे। डेफिनेटली उन लोग नेक्स्ट इलेक्शन में वोट भी देंगे हमको। तेलंगाना में संभव है कि 2023 के आखिर में विधानसभा का चुनाव हो और इसके बाद 2024 की शुरुआत में लोकसभा का चुनाव होगा। संभव है दोनों चुनाव एक साथ कराए जाए जैसा कि इससे पहले हुआ था। तो क्या आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी होगी खासकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर के? अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या स्ट्रेटजी होगी मुद्दों के हिसाब से? एक ही मुद्दा देखिए, एक एक इलेक्शन का एक एक अलग अलग है। हम पब्लिक के इसमें हैं, राष्ट्र पहले देश के हित में, अभी राष्ट्र के हित में, क्योंकि जो भी है हमारा एक ही मुद्दा है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। पहले देश, राष्ट्र, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, ये हमारा मुद्दा है। डेवलपमेंट होना है, ठीक से अच्छा एजुकेशन मिलना है और ठीक से हेल्थ सेक्टर में हमें करना है, सही ये करने का है, वो हमारा ये है। अनएम्प्लॉयमेंट को निकालना है, गरीब को हटाना है, पॉवर्टी लाइन बिल्कुल हटाना है, ये हमारा मुद्दा है। डेफिनेटली वही मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं।
डेफिनेटली हासिल होंगे। हमको भगवान का आशीर्वाद भी है, हम पब्लिक आशीर्वाद भी है, तो डेफिनेटली हम उसको छीनेंगे, हासिल करेंगे। सर, केसीआर ने हाल में बयान दिया था कि उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेगी, खासकर महाराष्ट्र में वो काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में भी संभव हुआ तो जाएंगे, अपनी पार्टी का काडर खड़ा करेंगे। तो इसको लेकर के क्या रिएक्शन होगा आपका? अब देखिए, यहाँ तेलंगाना में एक टीआरएस पार्टी बोल के एक लगाया, टीआरएस पार्टी बना के यहाँ पे गवर्नमेंट में सत्ता में आया, यहाँ का पब्लिक को क्या करा? कुछ नहीं करा। यहाँ से अभी बीआरएस नया दुकान खोला, देश को मैं ये करूँगा। अरे तू पहले राष्ट्र को कुछ नहीं करा, देश को क्या करेंगे? ये बीआरएस पार्टी बहुत जल्दी वीआरएस पार्टी भी बनने वाला है, वीआरएस लेके वो निकलने वाला है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, कितना आया उसको? सुनना, जीरो। आप राष्ट्र आपको ये करके पब्लिक आपको जीता है। आप पहले तेलंगाना पब्लिक को आप ये करो, उसका जवाब, उसका सवाल को जवाब करो। आप जो मुद्दे में आप आए ये लेके पूरा फॉल्स है, पूरा झूठा बात करके आप जो गवर्नमेंट बनाए, बनाने के बाद यहाँ प्रजा को छोड़ दिया। अब जाके केंद्र में ये करे, भारत में मैं ये करूंगा, क्या करेगा? राष्ट्र में कुछ नहीं करे, गली में नहीं करे तो दिल्ली में क्या करेगा तू? कुछ नहीं होगा। जैसे पब्लिक डेफिनेटली तेरे को एक लेसन टीच करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो रविकांत प्रदीप जी से हमने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, कई अहम पार्टीगत मुद्दों पर भी बातचीत की। एक बार फिर से मुशीराबाद की बात करते हैं, जहां से उम्मीद की जा रही कि रविकांत जी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। प्रदीप जी, मुशीराबाद में किस तरह की समस्याएं हैं? खासकर समस्या नॉट ओनली मुशीराबाद, अगर पार्टी आदेश देने से मैं डेफिनेटली वहाँ काम करूंगा जी। मैं लास्ट इसमें जब दत्तात्रेय जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये 7 असेंबली हमारे इसमें थे, हमको वो 7 असेंबली में भी काम करने का मौका मिला। हर असेंबली से हमारा टचेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुशीराबाद हम वहाँ पूरा बचपना से लेके हम पूरा वहीं हमारा ये है। हमको मालूम गली गली में क्या ये इशू होता, क्या कैसे है। अनएम्प्लॉयमेंट इशू को हम ये करेंगे, क्लीनिनेस, रोड्स, एवरीथिंग, सैनिटेशन वाइज। वहाँ एक फिश मार्केट का इशू है, जैसा भी वीकर सेक्शन का ऐसा घर के लिए ये है, और स्पेशली वुमेन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन्स भी बहुत है। हम उन लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे। हेल्थ सेक्टर में हर इसमें मोहल्ला में कुछ उसका हेल्थ का प्रबंध करने का है, हम उसके ऊपर भी हम ये करेंगे डेफिनेटली। हर इसमें मुशीराबाद के जनता एक तकलीफ से, कोई एक तकलीफ होना, हमारा डेफिनेटली 24/7 हमारा ऑफिस रहेगा। ऑफिस से हमारा पूरा जानकारी जिसका जो भी होगा डेफिनेटली उसका अटेम्प्ट करेंगे, उसका सॉल्व करने का हम करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, जैसा ये बता रहे थे कि बचपन भी आपने काफ़ी समय गुजारा मुशीराबाद में और बहुत लगाव है आपका, बड़ी संख्या में लोग आपको जानते हैं, आपकी चाहने वाले भी मुशीराबाद में बहुत सारे लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद है। मुशीराबाद के बारे में आपका जो व्यक्तिगत अटैचमेंट है, पर्सनल अटैचमेंट है, वहाँ पढ़ाई लिखाई या फिर वहाँ आपने वक्त गुजारा, कई वर्ष गुजारे, उसको लेकर के खासकर अगर आप बता सके तो। मेरा बचपना से आज तक मैं मुशीराबाद से हूँ। स्कूलिंग वहीं हुई क्या? स्कूलिंग भी मेरा वहीं है जी। मेरा जो भी बचपना से मेरा पूरा वहीं है। मेरा शादी भी उधर ही हुआ जी। मेरे बच्चे भी मुशीराबाद में हैं, मेरा रहना का भी मुशीराबाद है। फिलहाल अभी भी मैं मुशीराबादी हूँ, फर्स्ट से लेके आज तक, क्योंकि मुशीराबाद से बहुत मेरा पर्सनल अटैचमेंट है। बिल्कुल। मुशीराबाद ऐसा असेंबली है कि पब्लिक बहुत अच्छा मिलजुल कर रहता है, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, पूरा हम जितना भी जो भी फेस्टिवल होता हम ये करके ये करेंगे। हर फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट कॉमनली करेंगे। अच्छा मोहल्ला है, इसलिए अगर पार्टी हमको चांस दिए तो सेवा करने के लिए हम 100% हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पार्टी का आदेश को हम डेफिनेटली मानेंगे। तो मुशीराबाद से आपने काफ़ी समय से राजनीतिक संघर्ष भी किया होगा, आपने जाहिर तौर पर आपके बहुत सारे साथी होंगे पार्टी के या फिर कॉलेज जमाने के, उनमें से अगर कुछ लोगों का आप नाम लेना चाहें इंटरव्यू में तो ज़रूर बताएं।
एक नाम दो नाम लेने से मेरा हमारा संबंधी लोग है, अपोजिशन में भी है, हर पार्टी में है, पर पार्टी डिफरेंट, फ्रेंडशिप इज डिफरेंट, हर एक का एक ही है। पर एक चीज तो बोलते हैं, जो जितना पार्टी में हो, और एक चीज है, हम पूरा एक फैमिली के नाते हम लोग लड़े सो है। डेफिनेटली आगे इलेक्शन में भी हर पार्टी हम पूरा मिलके मुशीराबाद को एक अच्छा पोजीशन में लाने के लिए प्रयास करें। तो तेलंगाना की बीजेपी की राजनीति में रविकांत प्रदीप जी की बड़ी पूछ है, पहचान है, और वो एक युवा नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, चूंकि इनका जो व्यक्तिगत लाइफ है वो मुशीराबाद से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीद है कि ये मुशीराबाद से टिकट हासिल करेंगे और बीजेपी के कंटेस्टेंट के तौर पर लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर प्रदीप जी भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और आगे सियासत में जाहिर तौर पर अंतिम जो फैसला होता है वो आम जनता को लेना होता है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।